हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपको आपके सहयोग के लिए आपको थैंकफुल कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह अगर आपका मुझे सहयोग मिलता रहा तो मैं ज़रूर ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और अपने काम को अच्छे से कर सकूँगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना को संस्तुति दिए है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप से की योजना एफएमई को स्वीकृति दे दी है। इस योजना को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि, लक्ष्य उद्यमों के राजस्व में वृद्धि, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन, समर्थन प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना, असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन, महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान, अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन और जनजातीय जिलों लघु वन उत्पाद पर ध्यान देना। फ्रेंड्स, दोस्तों, इस योजना के तहत व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों और ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। योजना को दोस्तों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु कार्यान्वित किया जाएगा। फ्रेंड्स, 10 लाख तक के लागत वाली वैध परियोजना के सूक्ष्म उद्योगों को 35% की दर से ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% और ऋण का शेष होगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। यह योजना किस क्रांति से संबंधित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीली क्रांति। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। कुल 20,050 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए और राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। योजना के 2 घटक होंगे। पहला घटक केंद्रीय योजना और दूसरा घटक केंद्र प्रायोजित योजना। दोस्तों, केंद्रीय योजना के
दो वर्ग होंगे, एक लाभार्थी वर्ग और दूसरा गैर लाभार्थी वर्ग। केंद्र प्रायोजित योजना को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, उत्पादक और उत्पादन को प्रोत्साहन करना, या उत्पादन या और उत्पादकता को प्रोत्साहन करना, अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन, मत्स्य पालन और नियामक फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना प्राप्त करने से चर्चा में रहे मुद्रा योजना के तहत किन श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर शिशु, किशोर और तरुण, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स कि कैबिनेट ने आज योग्य एमएसएमई को इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी द्वारा योग्य एमएसएमई और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन जीईसीएल सुविधा के रूप में 3 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा मौजूदा और अगले वित्तीय 3 वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। फ्रेंड्स, बता दें कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दी है कि यह योजना जीईसीएल सुविधा के तहत इस योजना की घोषणा की तारीख से लेकर 31/10/2020 तक की अवधि में सभी कर्जों या जीईसीएल के तहत 3 लाख करोड़ रुपए तक की कर्ज की स्वीकृति इनमें से जो पहले हो उस पर लागू होगी। फ्रेंड्स, इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और कामगार उद्योगों के लिए सरकार द्वारा राहत उपलब्ध कराना है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंदिर एवं शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर, कोणार्क। दोस्तों, आपको बता दें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने ऊर्जा के आधुनिक उपयोग तथा प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल के संदेश को प्रकट करने तथा सौर ऊर्जा के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा में ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाने के उद्देश्य के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है। भारत सरकार की इस योजना से फ्रेंड्स लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता सहित 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता सीएफए के साथ 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क जैसे विविध और ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड और संयंत्रों की स्थापना आदि की परिकल्पना की गई है। फ्रेंड्स, इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस योजना और सौर ऊर्जा के साथ कोणार्क शहर की सभी जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को किस अनुच्छेद के तहत चुना गया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हैं एन.के. सिंह। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको दोस्त बता दें कि 22 मई को ये अपना पदभार संभाल सकते हैं और ये जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिलीप उम्मेन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 मई से अध्यक्ष के पद से हटने का फैसला किया है। आइए जानते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 2014 में हुई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मी अन्नपूर्णा की पहल करने वाला कौन सा राज्य है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीदी वाहन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिसपाट हो गई, सॉरी इसके लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं और श्री लालजी टंडन जी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साई इंग वेन। आपको बता दें फ्रेंड्स कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने रिकॉर्ड रेटिंग के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सह अस्तित्व के आधार पर बातचीत की पेशकश भी की है। बता दें कि चीन ने हमेशा से ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा माना है, जबकि ताइवान हमेशा अपने आप को एक अलग देश बताता है। ताइपे ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक परेड के दौरान 63 साल की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि वह चीन के साथ बातचीत कर सकती हैं, लेकिन एक देश दो सिस्टम के मुद्दे पर नहीं। साई के पहले कार्यकाल के दौरान चीन ने ताइवान से सभी प्रकार के संबंधों को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कई बार चीनी सरकार ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी है। फ्रेंड्स, आपको बता दें क्यों है चीन और ताइवान में तनाव। 1949 में माओत्सो माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले कामितांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद चियांग काई शेक ने ताइवान द्वीप में जाकर अपनी सरकार का गठन किया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने समुद्र पार कर इस द्वीप पर आकर अधिकार नहीं किया। तब से ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की इसके लिए सेना का इस्तेमाल भी जोर देती है। ताइवान के पास अपनी खुद की सेना भी है, जिसे अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त है। हालांकि ताइवान में जब से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई है, तब से चीन के साथ संबंध खराब हुए हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हैं साई इंग वेन। लास्ट वीडियो का आंसर है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय राज्य को कोरोना मामले से मुक्ति मिली है? लद्दाख। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं लद्दाख का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। और राजधानी क्या है फ्रेंड्स? लेह आबलिक कारगिल। बढ़ते हैं हमारे आज क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के समीप से गुजरने वाले कारण चर्चा में रहे 1997 BQ क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।